अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया है कि थ्री जो है मैंने नहीं ली, ये पहले ही थीटा नॉट की वैल्यू सेलेक्ट कर ली थी हमने ना, तो उस बेसिस पे यहाँ पे मैंने लिखा है। आप शायद लेट ज्वाइन किया आपने या फिर आपने इसको मिस किया उस स्लाइड को। रिपीट तो कर दिया। ये आप पूछ रहा, आपको याद नहीं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले थीटा की वैल्यू अज्यूम की थी। मैंने कहा था कि हम अज्यूम कर रहे हैं थीटा नॉट इज -3, थीटा वन इज 1। और मैंने ये भी कहा था कि एक्चुअल में ये बात हम अपने हाइपोथेसिस की थीटास की वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे लीनियर रिग्रेशन में की थी। इसी तरह का एक कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे और उससे थीटास कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस तरह क्योंकि हम सिर्फ डिसीजन बाउंड्री सीख रहे हैं तो लिहाजा थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे खुद अपनी मर्जी से फिक्स कर दी है। थीटा नॉट इज -3, थीटा वन इज 1 एंड थीटा टू इज 1। ठीक हो गया? तो यही थ्री जो फिर उसके बाद मैंने बाकायदा प्लग करके भी दिखाई थी कि जब मैं इसको प्लग करूंगा अपनी इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास। इक्वेशन अगर आप एक स्लाइड ऊपर चले जाएं तो ये इक्वेशन है थीटा नॉट प्लस थीटा वन ऑफ एक्स एंड थीटा टू ऑफ एक्स टू। तो थीटा नॉट की जगह यकीनन -3 रखूंगा ना, थीटा वन एक्स वन की जगह थीटा वन की जगह 1 रखूंगा और थीटा टू की जगह 1 रखूंगा। तो उस बेसिस पे इक्वेशन हमारी कुछ इस शक्ल में आ जाएगी। और हमने ये बात पढ़ ली थी कि जी के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि अगर y इज इक्वल टू 1 प्रिडिक्ट करना है तो z यानी ये फंक्शन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको 1 से यानी उसको पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसने कहा कि इस वक्त इस फंक्शन को अगर 0 से बड़ा लिया जाए तो ये अगर 0 से बड़ा लेंगे तो ये y 1 प्रिडिक्ट करेगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम से भी समझा दिया, आप दोबारा वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अब अगर हम इसको मजीद फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमने इसको x1 प्लस एक्स लिखा, x1 प्लस एक्स लिखा और हमने कहा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 जो है इस वक्त हमारा एजम्पशन था, तो 3 नेगेटिव में है, इसको राइट पे लेकर पॉजिटिव बन गया, ये हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 प्लस एक्स की वैल्यू को सम किया जाए और वो वैल्यू 3 से ग्रेटर या इक्वल आ जाए तो हम इसको y इज इक्वल टू 1 प्रिडिक्ट कर देंगे। यानी जो हमारा डेटा दिया हुआ है और ये अगर इसका x1 एट्रीब्यूट है और ये अगर इसका x2 एट्रीब्यूट है, तो हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, इनको सम बताइए इसका आंसर क्या होगा प्रिडिक्शन में, तो आप कहेंगे 5 और 2 को सम करेंगे तो 7 आएगा। 7 आएगा तो मैं फिर हाइपोथेसिस में जाऊँ, बल्कि नहीं, उसको शॉर्ट कर लिया। तो वो कह रहा है कि जब मैं यहाँ रखूंगा तो इसका आंसर डेफिनेटली 3 से बड़ा है, बाउंड्री से बड़ा है, तो उसका आंसर जो है 1 प्रिडिक्ट कर दे रहा है। और अगर इसका आंसर 3 से छोटा है, अगर इसका आंसर 3 से छोटा है तो अगर लेस देन 3 है, तो अगर 3 से बड़ा है तो हम इसको 1 प्रेडिक्ट कर देंगे और अगर 3 से छोटा है तो उसको हम 0 प्रेडिक्ट कर देंगे। तो मैं इस वक्त इसको एक बाउंड्री बना लूंगा, जो कि यहाँ बाउंड्री बनाने जा रहा हूँ मैं इस तरह से कि x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 3 के लिए बाउंड्री बना लो, इज इक्वल टू 3 के लिए बाउंड्री बना लो और ये कहो कि जो 1 से बड़ा है उस 3 से बड़ा है उसको अपर वाले डेटा में ले जाओ और जो 3 से छोटा है उसको लोअर वाले डेटा में ले जाओ। अब मिसाल के तौर पे मैं इस स्लाइड से हट के अगली स्लाइड पे जाता हूँ अगर, तो देखिए इन्होंने यहाँ बना के भी शो कर दिया। शो क्या किया है मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में उन्होंने क्या किया है, मैं अपनी तरफ से लाइन बना रहा हूँ कि एक तरफ जब इक्वेशन यूँ लिखते हैं ना x1 प्लस एक्स टू, अब ये सब मैथ्स है ना तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव वर्जन में लाना पड़ेगा। सॉरी, x1 प्लस एक्स टू है ये, x1 प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 3, राइट। मैंने ये कहा कि ये बाउंड्री इससे बनाऊंगा। अब ये एक लीनियर लाइन है 2 वेरिएबल्स पे जो हमने ली थी, इसी के ऊपर डिजाइन कर रहा हूँ मैं। लाइन कैसे बनाते हैं, पहले आप इसको 0 एज्यूम कर ले तो x1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यानी x1 की वैल्यू सॉरी x1 की वैल्यू 3 होगी जब x2 की वैल्यू 0 होगी। ये बात हमने अभी देख ली यहाँ पे कि अगर मैं x2 को 0 करूँ तो फिर, और x1 की वैल्यू 0 होगी अगर x2 की वैल्यू 1 होगी, 3 होगी सर। तो अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये 3 आ जाएगा, तो ये पेयर बन जाएगा। इससे मैंने 2 पॉइंट हासिल कर लिए, ये 3 0 का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया और 0 3 का मतलब ये पॉइंट हो गया। मैंने यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर ली, जो इन्होंने पर्पल ड्रॉ की ना, मैंने यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर ली। ये वो लाइन है जो बाउंड्री कहलाएगी, जो हमारे अब देखें बाउंड्री भी बिल्कुल सही बन रही है। इसके ऊपर अब दोबारा देखें, इसके ऊपर जो भी डेटा होगा उसमें x1 x2 का समीशन 3 से बड़ा होगा। आप करके देख लेंगे, यानी आप कहें कि यहाँ पर कोई डेटा है, मिसाल के तौर यहाँ पे कोई डेटा है, तो आप देखें यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 2.1 है, तो ये यकीनन 4.1 हो जाएगा। यहाँ पर इस रीजन में जो भी डेटा आएगा उसका समीशन x1 और x2 का समीशन 3 से बड़ा होगा, लिहाजा प्रिडिक्ट कर दी जाएगा 1, यानी ये वाली क्लास। और अगर इस बाउंड्री के नीचे जो भी डेटा देखा जाएगा उसका समीशन 3 से छोटा करके देख लें आप,
बाउंड्री तो 3 दे रहा है, बाउंड्री पे तो 3 आएगा, लेकिन इससे छोटा डेटा यानी मिसाल के तौर पे 2 और ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास x1 पे वैल्यू जो है ये आपने एग्जैक्टली बाउंड्री की वैल्यू को हिट कर दिया। बाउंड्री से छोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे आएगा, तो 2 और ये 0.9, तो 2 और 0.9 2.9 2.9 बाउंड्री से नीचे इस वाली क्लास में चला जाएगा। तो ये जो लाइन बनी है ये वो बाउंड्री लाइन है जो आपकी क्लास को सेपरेट कर रही है, और सेपरेट करने के बाद इसके बेसिस पे डिसाइड कर रहा है कि कौन सा अपर क्लास में जाएगा, कौन सा लोअर क्लास में जाएगा। दिस इज अ वन वे टू डिजाइन अ बाउंड्री। बाउंड्री इज नॉट लाइक अ सिंपल वे, यानी सिंपल नहीं होता, ये टोटली डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। यानी हम ये सोचें कि अगर सिग्मॉइड फंक्शन हमेशा ऐसे बनेगा, नो, बल्कि ये टोटली डिपेंड करता है आपके डेटा सेट के ऊपर कि डेटा कैसा है, उसके बेसिस पे ये बाउंड्री बनेगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ सवाल लेके, क्लियर है, वेरी गुड यार। अच्छा जनाब हाशिर साहब, सारे स्टूडेंट एक्टिव रहें। अब means we have these two region on the graph, blue false और magenta जो है वो true। line decision boundary बना ली correctly, the straight line is the set of the points, और वो 0.5 से जो है वो exactly ऊपर और नीचे की तरफ जो है वो बात कर रहा है यहाँ पे। ये अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, और ये जो है ना नॉन लीनियर के एग्जांपल है। नॉन लीनियर का मतलब है कि अब आप अभी आपने जो बाउंड्री बनाई थी ना वो लीनियर लाइन बनाई थी, बाउंड्री स्टिल लीनियर लाइन थी, अब आपकी बाउंड्री नॉन लीनियर इस तरह की कोई चीज होने जा रही है। तो नॉन लीनियर बाउंड्री बनाने जा रहे हैं, तो उसमें लीनियर और नॉन लीनियर में वाज़ेह फर्क क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर जितनी भी एक्स यूज कर लो, जितनी भी एक्स यूज कर लो, अगर किसी पे पावर नहीं लगी हुई तो ये लीनियर ही रहेगी। एट्रीब्यूट्स तो बढ़ जाएंगे लेकिन पावर ना होने की वजह से ये लीनियर लाइन ही रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने पावर लगानी शुरू कर दी अपने एट्रीब्यूट के ऊपर, इसका मतलब आपने नॉन लीनियरिटी को इन्वॉल्व कर दिया। और नॉन लीनियरिटी भी ऐसी कि जिसके ऊपर पावर स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक नॉन लीनियरिटी, इससे भी हाइयर हो सकती है, आप क्यूब भी लगा सकते हैं, बट वी आर बेसिकली यूजिंग राइट नाउ इन दिस फॉर्मेट कि ये हमारे पास नॉन लीनियरिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये सब अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप ना कंफ्यूज होना कि भाई क्या हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हम समझ जाएं कि बात क्या हो रही है। अभी भी आपके पास वेरिएबल्स जो है वो दो ही हैं, x1 है, देखें यहाँ पे x1 की वैल्यू लीनियर पावर में है, यहाँ पर x1 की वैल्यू नॉन लीनियर पावर में है, यहाँ पर x2 की वैल्यू नॉन लीनियर पावर में। कोई तो ये इक्वेशन कैसे बनी ये हमारा मसला नहीं है अभी फिलहाल, हमने कहा ये इसकी इक्वेशन डिजाइन होके आ गई, ठीक है। जो नॉन लीनियर इक्वेशन है वो इस तरह से, लीनियर में तो हमें पता है कि कैसे बनती है। लीनियर में अगर एट्रीब्यूट बढ़ते जाएंगे, लीनियर क्योंकि हमने सीख लिया है, तो एट्रीब्यूट अगर बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यूज उसके साथ साथ अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी। अगर दो वेरिएबल्स हैं तो हमारी लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि थीटा टू x2, और अगर एक और एट्रीब्यूट होगा तो एक और इस तरह। लीनियर में तो हम बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन नॉन लीनियर में बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है कि कुछ पे पावर आती है, कुछ पे पावर नहीं आती, तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम है जो कि अभी हम दायरे पढ़ भी नहीं रहे, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बताया कि ये एक इक्वेशन है किसी नॉन लीनियर सेपरेशन के लिए। नॉन लीनियर सेपरेशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये सपोज करो कि आपका डेटा कुछ मिक्सन ओवरलैपिंग भी हो रहा है, यानी मैं आपको कुछ इस तरह दिखाता हूँ, कभी इस तरह हो सकता है पॉसिबल कि कोई डेटा, कोई इतना अच्छा डेटा हर वक्त थोड़ी होता है, ये x1 है और ये x2 है, और आपका कुछ डेटा जो है वो यहाँ पर इस तरह से ओवरलैप हो गया है, ये आ गया यहाँ पे, और डेटा बाकी यहाँ पर इस तरह से, सॉरी ये डेटा। अब जब आप इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन सुटेबल नहीं होगी क्योंकि डेटा यहाँ पे भी चला गया। तो आप अगर बहुत ही आइडियल किस्म की लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप कहेंगे भाई देखिए मैं यहाँ से आऊँगा इस तरह से जाऊँगा, और सॉरी यहाँ से आऊँगा इस तरह जाके ये बताता हूँ उसको, और इसके लिए मैं लाइन के लिए ग्रीन देता हूँ। आपने कहा यहाँ से आए, हम एक मिसाल दे रहा हूँ, और इसको बहुत फर्निश किस्म का आप इसको अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको सेपरेट करेंगे कि कोई डेटा इस रीजन का यहाँ पे नहीं। और अब जब आपने इसको इस तरह से सेपरेट किया है तो ये जो कर्व बना है ये कोई लीनियर कर्व थोड़ी है, ये लीनियर लाइन का थोड़ी कर्व, इसके लिए तो कोई नॉन लीनियरिटी और बहुत ही स्पेशल किस्म का फंक्शन होगा जो हमें पता भी नहीं है। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन में नॉन लीनियरिटी जो है इन्वॉल्व हो जाती है। खैर अभी क्योंकि डेटा, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बाउंड्री जो बनती है, डिसीजन बाउंड्री जो बनती है किसी भी डेटा सेट के अगेंस्ट में, वो लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, टोटली डिपेंडेंट ऑन गिवन डेटा। ये टोटली डिपेंड करता है गिवन डेटा के, ये जहन में रखिएगा। तो इस वक्त हमने जो लॉजिस्टिक फंक्शन का
लॉजिस्टिक फंक्शन का जो फंक्शन लिया ये हमें नहीं पता कि कैसा लिया है, क्योंकि ये एक नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर को हमने पढ़ा नहीं है, ये क्लियर लिखा हुआ है, तो लिहाजा हम मान लेते हैं कि ठीक है एक नॉन लीनियरिटी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने इसको ले लिया। डेटा क्या था और किस तरह इसका डिसीजन होगा वो भी हम सामने ले आते हैं। इसने यहाँ पे एज्यूम किया, सिर्फ समझाने के लिए एज्यूम किया है कि इसका थीटा नॉट जो फंक्शन में थी, अब जरा एक नज़र इसको देख लीजिए ताकि बार बार स्लाइड पे ना रहना पड़े। ये थीटा नॉट है, थीटा 1 है, थीटा 3 है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है थीटा 2 गायब है यहाँ से, मुझे याद नहीं है कि थीटा 2 है, थीटा 3 और थीटा 4 है। तो ये थीटाज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, गालबन ये थीटा 2 थीटा 3 होना चाहिए, तो हम चेक कर लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 और 5 5 5 5 5 1 2 3 4, हाँ तो थीटा 2 जो है थीटा नॉट जो है वो 0 के बराबर है, लिहाजा उसने उसको शो नहीं किया। 2 जीरोज हैं इसमें, 2 जीरोज हैं, ठीक है। वो कहता है -1, ठीक है, 0 0 1 1। एक फंक्शन यहाँ पे मिस कर गया हूँ मैं, 1 2 3 4 है ना, एक फंक्शन और आएगा यहाँ पे जो मिस कर रहा हूँ, जो थीटा के साथ लिखना चाहिए। सर थीटा 2 गायब है। हाँ थीटा 2 गायब है, और थीटा 2 का कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए, वो मिस कर गया हूँ। कोई भी लिख देते हैं, हमें तो पता नहीं है अलग जाने क्या होना चाहिए। मैं इसको लिख देता हूँ अपनी मर्जी से ना, ताकि वो एडजस्ट हो जाए। क्या हो भाई, ये आगे थीटा 2, ठीक है, और थीटा 2 हम चलो इसी के साथ लिख देते हैं, x1 के साथ लिख देते हैं, x2 के साथ, जो भी है x1 स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारे मकसद तो खाली इसको समझना है ना। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये वैल्यूज है इसकी -1 0 0 1 1, और अब अगर हम इस वैल्यूज को अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला यानी जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, -1 प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। जो जीरो होने की वजह से जीरो होने वो जीरो हो जाएंगे, और बाकी जो बचेगा वो ये बच गया हमारे पास। तो ये फाइनली हमारे पास, ये आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ये कहाँ से आया हमारे पास। तो मैं आपको बताऊँ, ये थीटास की वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2। तो आप पूछेंगे सर कैसा है, तो मैं आपको जवाब कह दूँगा कि भाई ये अभी इसके लिए वर्किंग करनी बाकी है, अभी तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। अभी फिर इसके बाद वर्किंग करेंगे कि थीटास कैसे निकालेंगे। अभी ये दूसरा फेज तो बाकी है ना इसका। अभी तो लॉजिस्टिक की पूरी हिस्ट्री हम देख रहे हैं कि काम कैसे कर रहा है, बाउंड्रीज कैसे बन रही है, उसके बाद फिर अगला सवाल होगा थीटास कैसे। तो इसलिए हम यहाँ पे थीटा को एजम्पशन किए बैठे हैं। हाँ, बाउंड्री समझ में आ जाए तो फिर थीटा निकालना सीखेंगे, जो कि कॉस फंक्शन से निकलेगा, इस नई दुनिया है। तो ये आपके पास जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास फंक्शन बन के आ गया, राइट। जो भी पीछे वाला सब फंक्शन था उससे ये रिजल्ट। अब इसमें भी हमने कहा कि अगर y को 1 कह रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि y 1 के बराबर होगा, तो y अगर 1 के बराबर होगा तो जो फंक्शन हमारे पास ये फंक्शन कौन सा, मैं आपको दोबारा लिख के दे देता हूँ कि g ऑफ -1 प्लस x1 का स्क्वायर, ये बार बार मैं आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और x2 का स्क्वायर, दिस इज योर फंक्शन विच इज इक्वलेंट टू 1/1 प्लस e की पावर, और माइनस ये पूरा फंक्शन जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर इस वाले फंक्शन के अंदर जो रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है सिर्फ इस फंक्शन, तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस फंक्शन की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो y1 पे होगा। तो मैंने इसी बेसिस पे कहा कि अगर y1 है तो ये उस वक्त होगा जब ये पॉजिटिव हो, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये दिस इज इक्वल टू 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे, 1 को कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड पे। दिस इज इक्वल भी लगा हुआ है, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, अगर यानी जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है x1 और x2, क्योंकि नॉन लीनियरिटी थी ना, तो जो भी वैल्यू दी हुई है इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें और दोनों को प्लस कर लें, और इन दोनों को प्लस करने पे आंसर अगर 1 से बड़ा आ जाए तो आप उसको 1 क्लास के अंदर क्लासिफाई कर दें। लेकिन अगर इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करें और आंसर अगर लेस देन 1 आ जाता है तो हम इसको 0 कैटेगरी में क्लासिफाई करें। तो फिर हम कहेंगे अच्छा बाउंड्री कैसे बनेगी, तो x1 का स्क्वायर प्लस प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे बाउंड्री है बेसिकली, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे बाउंड्री है, और इस बाउंड्री से अगर बड़ी वैल्यू है तो 1 क्लासिफाई होगा यानी पॉजिटिव क्लास, और अगर इससे छोटी है यानी ये 1 से बड़ी है, और अगर ये
1 से छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है तो इसको हम 0 क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही? तो इस तरह से ये हमारे पास बाउंड्री, अब ये बाउंड्री बनेगी कैसे, किस डेटा के लिए किया है, डेटा तो दिखाई नहीं मैंने अभी कर, चलो डेटा भी दिखा देते हैं। ये डेटा हमारे पास है बेसिकली। अच्छा, आपको इक्वेशन देख के कुछ कुछ फेमिलियरिटी तो हो रही होगी, आप लोग कभी बहुत दूर तो नहीं गए। ये इक्वेशन एक सर्कल की है, अगर आपको याद हो, आपने अपने सेकेंडरी की मैथ्स में भी पढ़ा होगा और बीएससी में भी पढ़ा होगा, या बीएससी से बात है जो यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ी। दिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू सर्कल इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन है ये। और ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, और ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है, दो चीज होती है ना सर्कल में, सर्कल में दो चीजें होती है, रेडियस कितना है और सेंटर कहाँ है, बस। तो ये एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस जो है वो 1 है, ये आर स्क्वायर होता है अगर आपको याद हो फॉर्मूले में। और इसका जो सेंटर है, अगर x1 के साथ कोई चीज नहीं है तो सेंटर 0 0 पे है। ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है, इसको हम यूनिट सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और रेडियस 1 हो, उसको यूनिट सर्कल कहा जाता है। तो ये एक सर्कल की, इसका मतलब ये एक सर्कल बनाएगा। अब सर्कल बनाएगा से जिसका रेडियस 1 है। आइए किस डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट किया इन्होंने, डेटा जो है इन्होंने यहाँ पे लिया, ये हमने कहा देखो ये बेसिकली इस तरह से बनेगा कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है 1 है, ऑलवेज रेडियस बनेगा, हर तरफ से 1 को ही टच कर रहा होगा। तो ये रेडियस है, नॉन लीनियर डेटा है। और इसने कहा कि जो वैल्यू इस सर्कल की बाउंड्री से नीचे की तरफ हो, जो कि डेफिनेटली 1 से छोटी होगी, स्क्वायर का सम, तो वो 0 कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाएगी, और जो वैल्यू इससे बड़ी होगी वो 1 कैटेगरी में क्लासिफाई होगी। तो ये जो लाइन बनी है, अब रेड हो गई है, पहले पर्पल नजर आ रही थी, दिस लाइन इज कॉल्ड डिसीजन बाउंड्री बेसिकली। और इस डिसीजन बाउंड्री के बेसिस पे रिजल्ट, अब मैंने क्या कहा कि इस बाउंड्री से नीचे जो वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू आ जाए, वो बेसिकली इस क्लास को क्लासिफाई करेगी, और यानी क्लास कर देंगे उसको। और जो इस बाउंड्री से बड़ी वैल्यू होगी उसको हम इस वाली कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली डिसीजन बाउंड्री। ये हमने डिसीजन बाउंड्री के बारे में कुछ जानकारी का, और उसने बाद में बताया कि डिसीजन बाउंड्री किसी भी तरीके की हो सकती है, इस तरह का भी हो सकता है, नॉन लीनियर, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। अगर नॉन लीनियर है तो इस तरह का डिसीजन बाउंड्री भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये तो जो स्लाइड नंबर 30 तक हमने बात की है, इसमें दो चीज़ें सीखी हमने। पहली बात ये सीखी कि लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला क्यों फेल हो गया, दूसरी बात ये सीखी कि हम क्या यूज़ करें, तो सिग्मॉइड फंक्शन हमारे सामने आया। सिग्मॉइड फंक्शन की फिर प्रॉपर्टी सामने आई कि वो 0 से 1 तक वैल्यू देता है, फिर एक्चुअल सिग्मॉइड फंक्शन का अपना फंक्शन सामने आ गया। उसके बाद फिर डिसीजन बाउंड्री को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये तो एक रीजन था। अब इस डिसीजन बाउंड्री में हमें ये सीखना है, डिसीजन बाउंड्री में ये सीखना है कि जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है थीटा नॉट थीटा 1, जो z की जगह इस्तेमाल हो रहा है, वो फंक्शन कैसा आएगा। यार एक मिनट देना, फोन आ रहा है मेरे। जी सर, सॉरी। उस बेसिस के ऊपर अगर हम ये कहते हैं कि ये डिसीजन बाउंड्री हमें समझ में आ गया, तो इसमें जो इशू था वो ये है कि आपको कैसे पता चलता है कि थीटा ये लेना है। तो अभी थीटा की कैलकुलेशन पे आ जाइए। हम जो थीटा अभी जिसके लिए वर्किंग करेंगे, ठीक है, आपसे बहुत सारी चीज़ें हमने यानी अपने आप को समेट समेट के चला है। नंबर 1 से 2 क्लास, क्वेश्चन है कि मल्टी क्लास बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हमने 2 क्लास की बात की। अब दूसरा ये कि आपका डिसीजन बाउंड्री जो है वो लीनियर नॉन लीनियर, तो हम कहेंगे अभी हम लीनियर की बात कर रहे हैं, नॉन लीनियर पे अभी वर्किंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर और नॉन लीनियर के बजाय हम लीनियर की वैल्यू सॉल्व करेंगे। लीनियर की इक्वेशन आसान है, उसको कैलकुलेट करना आसान है। अब हमारे पास इशू, चलो ठीक है लीनियर है जैसे ये वाला था, तो इस लीनियर में भी आपने थीटा कैसे सेलेक्ट किया। तो लीनियर में थीटा कैसे सेलेक्ट किया, आइए उसको भी चेक कर लेते हैं कि लीनियर में थीटा कैसा है। अब हमारा फेज नंबर 2 शुरू हो गया। तो कहते हैं ना फेज नंबर 2 1 का हमने काम कर लिया, 30 नंबर स्लाइड तक सारी बाउंड्री शाउंड्री समझ में आ गई हमें। तो अब हम कहते हैं कि ठीक है, उस बाउंड्री को बनाने के लिए जो थीटा पैरामीटर है कैसे होगा, फिर थीटा पैरामीटर्स, ये थीटा पैरामीटर्स जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। आगे सारी वर्किंग इसी की है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, और एक दो बात मुझे करनी, फिर हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। कोई बात पूछनी है? 2 फेसेस में कन्वर्ट कर दिया हमने, कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक सवाल तो ये है कि आप ये बताइए कि क्विज कैसे देंगे। 9 के बाद दे देंगे, 9 से लेकर 12 के दरमियान, 4 घंटे में।
सर मुश्किल हो जाएगा, ऑफिस जाना है सर। ऑफिस नहीं जाऊंगा आज, क्या हो गया था? पुलिस लेके चले जाओ। जी, और किसी को क्या प्रॉब्लम सुबह है? ले सर, सुबह मेरे ख्याल से सही है, सुबह ले लें आप। ले से क्या मतलब सर, मेरा ऑलरेडी क्विज है सीसी का, मुझे इससे क्या गर्ज ईशान आपका सीसी, आप सीसी वालों को बोलते हैं मेरा मशीन लर्निंग का क्विज, वहाँ भी यही बोल रहा हूँ मैं। ये तो वाइस वर्सा चलता रहता है। कंपाइलर वालों को बोलते हैं कि हमारा मशीन लर्निंग का क्विज है, मशीन लर्निंग वालों को बोलते हैं कंपाइलर का क्विज है, क्विज तो लेना ही है। हमजा फटक कल रात का करते हैं या सर, ये भी सही है क्या? सही है, इसकी रिकॉर्डिंग तो बन। अच्छा जी, कहता है फिर द, हाँ बोलो राफिया, क्या सवाल है? बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जब हम लोग जेड के थ्रू बाउंड्री क्लास निकाल पा रहे हैं तो फिर हम सिग्मॉइड का फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? क्या एक्यूरेसी के लिए यूज कर रहे हैं? जेड के थ्रू क्या मतलब, समझा नहीं मैं। सर जेड, वो जो हम लोग क्यू ऑफ ट्रांसपोज एक्स से हम लोग ये तय कर रहे हैं ना कि हमारी क्लास बाउंड्री क्या बन रही है हाँ और हाँ, क्या बन सकती है। असल में उसमें ही हमें पता चल रहा है कि जी जी समझ गया आपका सवाल, बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है कि जब हम z अगर पॉजिटिव वैल्यू दे देता है तो हम कहते हैं कि ये वन क्लास को बिलोंग करेगा, और z अगर जीरो वैल्यू दे रहा है तो ये इस क्लास को बिलोंग करेगा। इसी बेसिस पे बात कर रहे हैं ना, असल में हमें एक्चुअल वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होती है ना। यानी ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया ना, लेकिन जो सिस्टम बनेगा ना, जो सिस्टम एक्चुअल इम्प्लीमेंट होगा वो तो ऐसे ही बनेगा कि आपके पास जो यहाँ से ये बन रहा है ना डायग्राम, तो ये जो वैल्यू इसकी ग्रेटर वैल्यू आ रही है, हम तो उसको प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में देखेंगे। z की वैल्यू अगर यहाँ पे आ गई, ठीक है मान लेते हैं आ गई, ये 0.5 है मिसाल के तौर पे, तो हम इसकी ना एक्चुअल, ये तो बात तय है कि इसको अब हम क्लास तो वन में ही डालेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है वो भी कैलकुलेट करनी होती है ना। वो वैल्यू तो सिग्माइड फंक्शन ही कैलकुलेट करके देगा ना आपको, इस वजह से। ठीक है, बात समझ में आ गई? सर अभी एक्चुअली बोलो। जो है सिग्नॉइड फंक्शन जो है वो हमें रेंज बना देगा कि 0 to 1 या जो भी हम रेंज सेट करेंगे वो कर रहा होगा, वो काम कर रहा होगा सिग्नॉइड जी जी फंक्शन हमारा। जी जी बिल्कुल। देखिए सिग्मॉइड फंक्शन जो है ना, वो ये बात इनकी सही है कि जब हम कोई वैल्यू z की ले रहे हैं और वो जीरो से बड़ी कैलकुलेट हो गई हमारे हाइपोथेसिस में, तो उसको क्लासीफाई तो हमें वन को ही करना है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस वैल्यू के ऊपर आपकी सिग्मॉइड का वैल्यू आंसर क्या है, वो कैलकुलेशन जो है वो यहाँ से उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि आप सिग्मॉइड जो है वो कैलकुलेट ना कर लें, यानी ये पूरा e⁻z कैलकुलेट ना करें हमारे से। तो इसलिए हम इसको कैलकुलेशन पूरी करते हैं इसकी, यानी सिस्टम करता है, सिस्टम को तो पूरा काम करना है ना, तो क्योंकि वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। तो लेकिन जब आप आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाए तो हो सकता है कि आप आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएं। सम टाइम आपसे सिर्फ जेड के बेसिस पर डिसीजन पूछा जाए, सम टाइम पूरी वैल्यू कैलकुलेट, तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है कि पूछा क्या जा रहा है। तो इसलिए आपने मतलब अगर ये पॉइंट आउट किया है तो ये ऐसा है जैसे आपने इसको ग्रैब कर लिया है कि हमें एग्जाम में सवाल अगर जिस तरह पूछा जाएगा उस हिसाब से आप इसका आंसर जो है वो दे सकेंगे। सही है, और यही चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। अभी आप कुछ देखेंगे उसमें भी यही चीज़ रिक्वायर्ड होगी, कुछ चीज़ें आसान है कुछ मुश्किल है। अच्छा जनाब, हम कहते हैं ट्रेनिंग सेट का डेटा कुछ इस टाइप का होता है, ये जो इन्होंने टपल्स में लिखा हुआ है वो ट्रेनिंग सेट का डेटा है। इस वक्त ये जो x1 x2 x3 जो अपर सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है, ये पोजीशंस हैं x की, कि आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कोई m एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसके अगेंस्ट में my हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है वो दिया हुआ है आपको, और इस बेसिस पे आपसे कह रहा है कि रिजल्ट्स आप इसी के अंदर रहते हुए कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब जो रिजल्ट आपके पास यहाँ है इस सेंस में, बल्कि नहीं, ये सॉरी मैं गलत क्या गया, ये है सिंगल ही वेरिएबल लेकिन डिफरेंट डेटा है, यानी कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मैं अगर यहाँ शो करूँ तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ये जो पहला डेटा होगा ना इसको हम x1 कहेंगे, है एक ही एट्रीब्यूट, लेकिन पहला डेटा होगा इसका x1 कहेंगे, और दूसरे डेटा को x2 कहेंगे, तीसरे डेटा को x3 कहेंगे, और इस तरह से आपके पास xm डेटा है। और इसके अगेंस्ट में y क्लासीफाई जो इसकी वैल्यू है
आउटपुट वैल्यू वो ये दी। तो इस वक्त भी हम सिंगल एट्रीब्यूट को ही कंसीडर किए हैं ताकि समझना हमारे लिए आसान हो जाए। और नॉर्मली उसको इस तरह वेक्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है यहाँ पे, और अगर एक्स नॉट भी लिखा है तो एक्स नॉट की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो आपके पास ये है, ये सिग्मॉइड फंक्शन है जो भी हम पढ़ चुके हैं, माइनस थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स। ये सिर्फ रिवीजन है जो भी हम कर रहे हैं। अब हम थीटा की तरफ जाएंगे और इश्यूज देखेंगे क्या है। दिस इज द सिचुएशन, सेट ऑफ n ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ईच एग्जाम्पल इज a feature vector which is n+1 dimension। n+1 इसलिए कि x नॉट से शुरू करते हैं तो लिहाजा n+1 पढ़ते हैं। x नॉट टेकिंग ऑलवेज 1 एंड y की क्लास हमारे पास 2 ही है, 0 1 जो भी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। ये सारी सेटिंग बता रहे हैं बिफोर गोइंग टू डाइव इनटू द मैथमेटिक्स, तो ये बातें हम पता हो। हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द पैरामीटर थीटा। जितना भी आपने हाइपोथेसिस लिखा है, चाहे सिग्मॉइड फंक्शन हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, ये इस वक्त भी टोटली डिपेंडेंट है थीटा के ऊपर ही, यानी माइनस, और आपको याद होगा हम यहाँ लिखते हैं थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स। ये एक्स जो है ना, समटाइम स्टूडेंट बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, ऐसा होता है। ये एक्स जो है ना, वो उसकी वजह से बता रहा हूँ मैं, ये एक्स जो है ये डेटा सेट है, एट्रीब्यूट्स है, डेटा है, और ये थीटा है वो जो कि बेसिकली हमें मालूम करना है। तो ये x इस वक्त हम उसको x ही कहते हैं। जब हमें थीटा मिल जाता है तो फिर हम बारी बारी एक एक डेटा सपोर्ट करके हाइपोथेसिस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कह रहा है हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन द पैरामीटर ऑफ थीटा। स्टिल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कि पूरा सिग्मॉइड फंक्शन भी अगर आप बात करें तब भी ये टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। जो मैंने शुरू क्लास में बताया था कि दिस इज एम, जो थीटा होता है ये आपका स्लोप होता है जिसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। गिवन अ ट्रेनिंग सेट, हाउ we choose the filter data, how we choose fit of theta, कैसे चूज करेंगे, यही वो क्वेश्चन है जो हम बार बार आपके जहन में भी आ रहा तो हम बार बार वहाँ पे हिट भी कर रहे थे। तो कहता है चलो हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना लीनियर रिग्रेशन वाला ही कॉस्ट फंक्शन यूज कर लें। अब जब इसने हिट किया कि हम क्यों मेहनत करें, और लीनियर, याद होगा ये लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है, तो व्हाई नॉट वी यूज द लीनियर रिग्रेशन कॉस्ट फंक्शन। हम यही कॉस्ट फंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एक मिनट कीजिएगा, डिवाइस को चार्ज करूँगा। अच्छा जनाब, तो उसने कहा कि हम अपने कॉस्ट फंक्शन, वही कॉस्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं जो लीनियर रिग्रेशन में यूज किया। क्या मतलब कि ये हमारे पास, अच्छा इस वक्त ये जो फंक्शन है ना, मैं बार बार आपको इसलिए रिपीट कर देता हूँ कि किसी किस्म की एम्बिग्यूटी ना रहे। ये नोटेशन है, हाइपोथेसिस की नोटेशन है। अब इस वक्त अगर ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज हो रहा होगा ना, तो इस हाइपोथेसिस का मतलब है 1/1 प्लस e की पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स। ये मतलब है इसका। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि है तो लीनियर रिग्रेशन का ही कॉस्ट फंक्शन, लेकिन कॉस्ट फंक्शन के अंदर जो हाइपोथेसिस है वो इस वक्त ये वाला है। आप ये ना समझें कि ये वाला कॉस्ट फंक्शन है, ये तो लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन हमने, और हाइपोथेसिस है, हमने कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। कॉस्ट फंक्शन के अंदर हाइपोथेसिस कैलकुलेट होता है, तो हाइपोथेसिस ये वाला हरगिज नहीं यूज होगा, ये टोटली ये वाला हाइपोथेसिस इस्तेमाल करेंगे। तो कह रहा है कि अगर हम ये हाइपोथेसिस यूज करते हैं और बिल्कुल कॉस्ट फंक्शन वो यूज करें जो दिया हुआ है। हाँ पूछो, एहसन जुबैर सवाल पूछ सकते हैं। फंक्शन से ही है कि लीनियर रिग्रेशन बात था कि वैल्यू हाइपोथेसिस होता है कॉस्ट फंक्शन हमारा होता है। एहसन तुम्हारी ना आवाज़ नहीं आ रही है, हमें शायद मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही। कॉस्ट फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ भी सेम ही रहेगी जो लीनियर रिग्रेशन में थी? देखो स्क्वायर डिफरेंस होगा, ये क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू और हाइपोथेसिस। हाँ डेफिनेटली डिफरेंट होगी ना। हमारे पास रिजल्ट जो है अब 1 और 0 में क्लासिफाई करना है ना, 1 और 0 में क्लासिफाई करना है, ऐसी समझ लो बात है। क्योंकि हमारा आंसर जो है वो या तो 1 आएगा या 0 आएगा, ये बात क्लियर है। ये कॉस्ट फंक्शन किसके क्या डिफाइन करता है, ये कॉस्ट फंक्शन क्या डिफाइन करता है कि आपके पास जो हाइपोथेसिस की कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है। हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू, गौर सुनिएगा, हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू
अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। हाइपोथेसिस से कैलकुलेटेड वैल्यू इससे निकलेगी 1 प्लस, जैसे अभी ये पूछ रही थी ना, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 1 प्लस थीटा टी ऑफ जी एक्स है। ज़रा सुनना गौर से, यहाँ से हाइपोथेसिस की वैल्यू निकलेगी, ये हमारा जी ऑफ थीटा टी ऑफ एक्स है। अगर ये समझ आ रहा है तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस की वैल्यू है, जिसको हमने एच ऑफ थीटा कहा था, एच ऑफ एक्स, ये इस वक्त हमारा, और ये उसकी एक्चुअल वैल्यू। अब ज़रा गौर सुनिएगा, होगा क्या कि एक्चुअल वैल्यू तो बाइनरी क्लास की वजह से या तो 1 होगा या 0 होगा, एक्चुअल ये y की वैल्यू। लेकिन हाइपोथेसिस वैल्यू जो कैलकुलेट करके रिजल्ट देगा, ये कभी भी एग्जैक्ट 1 और 0 नहीं होगा। आपको मैंने बताया था कि सिग्मॉइड फंक्शन 0 से 1 के दरमियान रिजल्ट कैलकुलेट करता है। ये बात समझ में आती है? यानी 0 या 1 के दरमियान कोई वैल्यू निकाल के ये देगा। अब अगर मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू, यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट था, उसको उसके बेसिस पे हमने काम किया और उससे हमने सिग्मॉइड फंक्शन कैलकुलेट किया और रिजल्ट 0.7 आ गया सपोज करो, तो इसको मैं इस वक्त प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको 0.7 ही कहूँगा और ये कहूँगा कि भाई 0.7 का इससे सब्ट्रैक्शन जो है वो कितना रिजल्ट दे रहा है। समझ में आई बात है? तो इस बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ज़ाहिर है इसका आंसर जो है वो बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस फार्मूले की तरह आ जाएगा जैसे डिफरेंस फार्मूला हमारे पास लीनियर रिग्रेशन में काम कर रहा है, और कुछ वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ जाएंगी जो कि ये कॉस्ट फंक्शन के समझ में आएंगी। मैं भी इसकी डायग्राम शो करता हूँ आपको। तो अभी तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस वक्त अगर हम ये एज्यूम, यहाँ पे हमने ये बात जो लिखी है ना, होती लिखी नहीं है, हमने ये एज्यूम किया है कि अगर हम अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी लीनियर रिग्रेशन वाला ही कॉस्ट फंक्शन यूज करें तो क्या इश्यूज आएंगे। इश्यूज तो सामने है कि हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं रिजल्ट, तो इस बेसिस पे ये कॉस्ट फंक्शन क्या मसाइल करेगा। अब आइए देखते हैं। फिर हम दोबारा यहाँ पे कहते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग द स्क्वायर्ड एरर टर्म वी कैन राइट इफ वी डिफाइन कॉस्ट, ये एक वर्ड यूज हो रहा है कॉस्ट, जो ये कॉस्ट जो अभी हमने लिखा है ना पूरा फंक्शन, मैं आसानी के लिए बता देता हूँ कि जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है इसको इन्होंने कॉस्ट का नाम दे दिया सिर्फ आसानी के लिए, यानी COST के अंदर अगर हाइपोथेसिस कॉमा y लिखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि बार बार पूरा ना लिखना पड़े, और y लिखा हुआ है इसका मतलब है इसके पीछे पूरा ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये नोटेशन वाइज इस्तेमाल हो रहा है। तो कहता है कि अगर हम इसको कॉस्ट ऑफ x यानी हाइपोथेसिस और y लिखें तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन है जो कि यहाँ पे ये सामने आ रहा है, विच इज values to cost for the individual example using the same measurement as used in the linear regression। ये ऐसे ही काम करेगा जैसे linear regression में काम करेगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी और वो अपने एक्चुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगा, स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो ये हर पॉइंट पे ऐसे ही किया जाएगा, ऊपर आई लिखा हुआ पहले पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे। ये बता रहे हैं कि अगर आप लीनियर रिग्रेशन वाला कॉस्ट फंक्शन यूज करेंगे तो वैसा ही करना पड़ेगा जैसे लीनियर रिग्रेशन में। तो वी कैन रीडिफाइन, यानी अगर हम देखें तो अब हमारा कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि कॉस्ट फंक्शन आपने इसको कह दिया है तो उसको आपने समीशन के अंदर रख लिया, तो समीशन के अंदर रखने से ये कॉस्ट ऑफ एच थीटा एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब आप समझ चुके हैं, इसका मतलब है आपके हाइपोथेसिस से वाई एक्चुअल को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दिया जाए, द मीनिंग इज दैट। और उसके बाद विच एप्रोप्रिएट इज द सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल कॉस्ट ओवर द ट्रेनिंग डेटा दैट इज सेम एज द लीनियर रिग्रेशन। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिर्फ आसानी के लिए कॉस्ट का नाम दिया है और किसी वजह से नहीं दिया। 1 मिनट रह गए, बंद हो तो आप ओपन कर लीजिएगा दोबारा। फिर कहता है कि समझ में आ रही बात? अच्छा जनाब, फिर कहता है कि टू फर्दर सिंप्लीफाई वी कैन rid ऑफ द सुपर स्क्रिप्ट। अगर आसानी के लिए अगर हम ऊपर वाला सुपर स्क्रिप्ट भी हटा दें, ये जो सुपर स्क्रिप्ट होता है ना वो बेसिकली डेटा पॉइंट को शो करता है कि इस एट्रीब्यूट के अंदर, इस एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा पॉइंट है, पहला डेटा है, दूसरा डेटा है, कौन सा डेटा है, खैर वो तो आपको समझ आएगी। तो वो भी हटा दिया आसानी के लिए उन्होंने। और उसके बाद आगे जब जा रहे हैं, अब हमें थीटा निकालना मकसद है। पहले देखिए, पहले भी ऐसे किया था, अभी भी ऐसे कर रहा है कि पहले फेल करेगा रिग्रेशन के मॉडल को, इस पे रिग्रेशन नहीं अप्लाई हो सकता, यानी रिग्रेशन वाला कॉस्ट फंक्शन, फिर अपना कॉस्ट फंक्शन प्रिडिक्ट करेगा कि भाई क्या देना चाहिए। व्हाट डज दिस एक्चुअली